ये सुन शौर्य उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, 100 तक काउंट करो, तुम्हारा ड्रेस भी चेंज हो जाएगा। ये सुन पंछी हैरानी से बोली, सच्ची? शौर्य को हंसी आने लगा। ये मानव के हर बात पर बिलीव क्यों कर लेती है? शौर्य ये सोच मुस्कुराते हुए अपने सिर को हाँ में हिला दिया। तो पंछी काउंट करना भी शुरू कर दी। पंछी काउंट कर ही रही थी कि तभी शौर्य उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, अपने आंखों को बंद कर काउंट करो, और जब तक काउंट पूरा ना हो जाए तुम अपने आंखों को खोल नहीं सकती हो। ये सुन पंछी अपने आंखों को झट से बंद कर काउंट करने लगी। तभी शौर्य कुछ दूरी जाने के बाद अपने कार को रोक बाहर जा पंछी के लिए शॉप से क्यूट का पिंक कलर का वन पीस लिया। कार के अंदर जा बैठ पंछी की तरफ देखा जो अपने आंखों को बंद किया अब तक काउंट कर रही थी। तभी शौर्य उसके करीब जा धीरे से बोला, अपने आंखों को खोल सकती हो। पंछी का 100 काउंट पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही शौर्य पंछी के लिए क्यूट का ड्रेस भी ले आया। अपने मानव सर के आवाज को सुन पंछी अपने आंखों को खोल ली तो शौर्य कपड़े का बैग पंछी की तरफ बढ़ा दिया। पंछी मुस्कुराते हुए बैग को ले जब खोल कपड़ा देखी तो खुशी से चहकते हुए बोली, ये ड्रेस तो बहुत प्यारा है। तभी वो शौर्य की तरफ देखने लगी तो शौर्य पीछे हो कार स्टार्ट करते हुए पंछी से पूछा, क्या हुआ? शौर्य के सवाल को सुन पंछी अपने धीमे आवाज में बोली, मैं अपना कपड़ा कहाँ बदलूं? ये बोलते वक्त पंछी का चेहरा लाल हो चुका था। शौर्य उसकी तरफ देखा फिर कार साइड में जा खड़ा कर बोला, मैं बाहर जाता हूँ, तुम अपने कपड़े कार के अंदर ही चेंज कर लो। इतना कह शौर्य बाहर जाने को था तभी पंछी उसके शर्ट को पकड़ ली तो शौर्य उसके तरफ मुड़ देखा। तभी पंछी कुछ पूछना चाहती थी पर पूछ नहीं पा रही थी। पंछी के चेहरे को देखते ही शौर्य समझ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, बाहर से कार के अंदर कुछ भी नहीं दिखता है। शौर्य का बात सुन पंछी अपने हाथ को पीछे कर ली तो शौर्य कार से बाहर निकल कार का दरवाजा बंद कर अपने जज्बातों को शांत करने के लिए सिगरेट निकाल उसे जला लंबे लंबे कस लेने लगा। वही पंछी अपने कपड़े को बदलने लगी। कुछ ही देर हुआ होगा तभी पंछी झट से अपने कपड़े को बदल कार का दरवाजा खोल दी। दरवाजा खुलते ही शौर्य सिगरेट जमीन पर गिरा अपने जूते से रगड़ कर बुझा दिया। फिर पंछी की तरफ देखा। वन पीस में दो छोटी बांधी हुई पंछी बहुत क्यूट दिख रही थी। उसे देखते ही शौर्य उसकी क्यूटनेस में कहीं खोसा गया था। वही पंछी का चेहरा ब्लश कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए पूछी, मैं कैसी लग रही हूँ मानव सर? ये सुन शौर्य मुस्कुराते हुए कार के अंदर बैठ उसके करीब जैसे ही गया पंछी की धड़कनें तेज हो गई। वही शौर्य उसके करीब जा उसके लाल चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से बोला, बहुत क्यूट। इतना कह उसके होंठों के किनारे में जा किसकर अपने जगह पर सही से बैठ कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त में कार बड़े से एम्यूजमेंट पार्क के बाहर आ रुका। फिर दोनों कार से बाहर निकल गए। पार्क के अंदर बहुत भीड़ था इसलिए शौर्य पंछी का हाथ थाम लिया। जैसे ही पंछी का हाथ शौर्य ने थामा पंछी की धड़कनें फिर से तेज हो गई। पार्क के अंदर जा सबसे पहले पंछी का नजर कॉटन कैंडी पर पड़ा। पंछी की नजर से अपने नजर को मिलाते ही शौर्य का नजर कॉटन कैंडी के स्टॉल पर गया तो शौर्य पंछी के साथ जा उसके लिए कॉटन कैंडी खरीद दिया। शौर्य को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि पापा है। वही पार्क में आई सभी लड़कियां शौर्य के अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देखने लगी। जब पंछी कॉटन कैंडी खा रही थी तभी तीन लड़कियां शौर्य के पास आई। शौर्य उन्हें इग्नोर कर रहा था। वही पंछी अपने खाने में पूरी व्यस्त थी। तभी वो लड़की शौर्य के पास आ अपने प्यारे आवाज में शर्माते हुए हेलो की हेलो। तभी पंछी उन तीनों की तरफ देखी। वही शौर्य उन तीनों को देखा फिर बिना कुछ रिप्लाई किए पंछी का हाथ थाम उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी तीनों लड़की खुद में ही बातें करने लगी, यार वो तो भाव तक भी नहीं दिया। ये सुन उसकी दूसरी दोस्त बोली, वैसे ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं लगती है, फिर कौन हो सकती है? इस लड़की के बात पर उसकी तीसरी दोस्त बोल पड़ी, शायद सिस्टर हो। शौर्य पंछी दोनों उन तीनों से ज्यादा दूर नहीं खड़े थे, पर फिर भी पंछी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पर शौर्य के कान बहुत तेज थे। वो उन तीनों का बात सुन उन तीनों को दिखाने के लिए पंछी के होंठों पर लगे कॉटन कैंडी को अपने अंगूठे से पहुंच अपने होंठ के करीब ले जा अपने अंगूठे को चूस लिया। शौर्य को ये करता देख पंछी हैरान थी। वही वो तीनों हैरान हो अपना मुंह फाड़ देखने लगी। पंछी बिल्कुल बच्ची थी, साथ ही एवरेज नजर आ रही थी। तीनों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। सच में ये एवरेज दिखने वाली बच्ची उस हैंडसम लड़के की गर्लफ्रेंड है। पर शौर्य की हरकत से ये प्रूफ हो चुका था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो तीनों निराशा से चली गई। वही पंछी अब भी शौर्य को देखे जा रही थी तो शौर्य अपने आंखों को रोल कर बोला, जल्दी खत्म करो, झूला झूलना भी है कि नहीं? ये सुन पंछी झट से खाली। फिर शौर्य पंछी को अपने साथ पहले रोलर कोस्टर में ले गया। वहां झूलने के बाद दोनों ने साथ पूरा पार्क घुमा फिर कुछ खाया। शाम का 7 बज चुका था, आसमान में अंधेरा छाने लगा। शौर्य आखिर में उसे केबल कार के अंदर ले गया। दोनों अंदर जा जैसे ही बैठे दरवाजा बंद हो गया। फिर कुछ ही वक्त में वो चलने लगा। जैसे ही वो चलना शुरू हुआ पंछी खुशी से आसमान को देखने लगी।
ठंड के मौसम के कारण जल्द ही पूरा बदल काला हो चुका था, साथ ही थोड़ा चांद के साथ साथ कुछ तारे आसमान में नजर आ रहे थे। पंछी आसमान को मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी, वही उसके बगल में बैठा शौर्य उसे देख अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। इस वक्त पंछी मुस्कुराते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उसके करीब जाने लगा। शौर्य का गर्म सांस पंछी के जिस्म को छूने लगा, पर पंछी को इस फीलिंग का ज्यादा अनुभव नहीं था, जिस कारण वो अब भी मुस्कुराते हुए बस आसमान को देखते हुए बोले जा रही थी। पता है मानव सर, मम्मा कहती है जब कोई हमारे जिंदगी से चले जाते हैं तो वो तारा बन जाते हैं। पंछी की बातों को सुन एक पल के लिए वो अपने बढ़ते एहसास को भूल आसमान की तरफ देखा, फिर पंछी की तरफ देख उसे अपने बाहों में भर बोला, तुम्हारी मम्मा सही कहती है। पंछी को अपने बाहों में समाते ही शौर्य को पंछी के जिस्म से बहुत ही सुकून दे महक आने लगा। वो खुद से काबू खोते हुए अचानक से पंछी के गर्दन को प्यार से चूमने लगा। अचानक से मानव सर के ऐसे चूमने से पंछी जम सी गई। वो उसके गर्दन को पैशनेटली चूमे जा रहा था। वो भूल गया कि वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है। वो बस उसे चूमते हुए अपने हाथ को उसके जिस्म में सेडिक्टिवली फेरने लगा। वही दूसरी तरफ पंछी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर मानव सर ऐसा कर क्यों रहे हैं। साथ ही मानव सर का छुवन उसे शौर्य का याद दिला रहा था। जैसे ही शौर्य पंछी के पैर पर अपने हाथों को फेरते हुए अपना हाथ धीरे धीरे उसके कपड़े के अंदर ले जाते हुए उसके दोनों पैर के बीच के हिस्से पर ले जा छुआ, पंछी अपने घबराए आवाज में बोली, मानव सर आप ये क्या कर रहे हैं। मानव उस वक्त सब भूल गया था। वो पंछी में ऐसा खोया था कि वो अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, प्यार कर रहा हूँ। प्यार। पंछी के लिए ये प्यार क्वेश्चन मार्क की तरह था, क्योंकि पंछी को इस प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वही शौर्य उसके गर्दन को प्यार से चूमते हुए एक हाथ उसके इनर के अंदर ले जाने लगा, वही अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रख उसके ऊपर से अंदर कर ब्रेस्ट एरिया में ले सहलाने लगा। तभी पंछी घबराकर उसके हाथ को अपने कपड़े के ऊपर से पकड़ी, पर शौर्य तो सब भूल गया था वो कहाँ है, किस हाल में है। बस वो पंछी को अपना बनाना चाहता थे। तभी पंछी के आंखों से आंसू गिरने लगा और वो रोते हुए बोली, मानव सर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। जैसे ही ये कहते हुए उसके गर्म आंसू का बूंद शौर्य के हाथ में गिरा, वो अपने सेंस में आ झट से अपने हाथ को पीछे कर अफसोस से अपने आंखों को बंद कर लिया। तभी पंछी उसके हाथ को हत्ता पा वो अपने मानव सर की तरफ देखी। मानव सर के बंद आंखों में उनके चेहरे का भाव देख पंछी अपने हाथ को बढ़ा। जैसे ही शौर्य के चेहरे को टच की, शौर्य उसके हाथ को झटक अपने आंखों को खोल उसे कोल्डली देखा। मानव सर के ऐसे देखने से पंछी डर गई। वही पंछी को डरता देख शौर्य अपने आप को शांत कर बोला, पंछी हम बड़ों को बहुत कुछ चाहिए होता है, सॉरी अपने चाहत को पूरा करने के जुनून में तुम्हें फिर हट कर गया। इतना कह शौर्य अपना चेहरा फेर लिया। वही पंछी उसे देखती रही। तभी कार रुक गया तो शौर्य बिना पंछी की तरफ देखे उतर गया। वही पंछी भी बाहर आ शौर्य के पीछे पीछे चलने लगी। मानव सर का ऐसे इग्नोर करना पंछी को तकलीफ पहुंचा रहा था। वही शौर्य पंछी को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो नहीं चाहता अपने बढ़ते चाहत के कारण वो पंछी को हट कर दे। दोनों पार्क से बाहर आ कार के अंदर जा बैठ गए। शौर्य कार स्टार्ट करने को था, तभी पंछी शौर्य के पास जा उसकी गोद में अपना चेहरा उसके तरफ कर बैठ सवाल की, बड़ों को क्या चाहिए होता है मानव सर। पंछी के ऐसे करीब आने से शौर्य के शरीर में मचलाहट पैदा होने लगा। वो अपने आप को बेकाबू होने से रोकने के लिए अपने आंखों को बंद कर अपना सिर पीछे शीट पर टिका बोला, पंछी तुम्हें नहीं पता पर मैं बेचैन हो रहा हूँ, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। अपने मानव सर के कहे शब्द पंछी के पल्ले नहीं पड़ रहे थे, तो वो गलत समझ उदासी से बोल पड़ी, आप मुझे खुद से दूर क्यों जाने बोल रहे हैं, क्या आप पंछी को अब पसंद नहीं करते हैं। पंछी की बातों को सुन अपने आंखों को धीरे से खोल शौर्य उसके आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए बोला, मैं तुम्हें दूर इसलिए जाने बोल रहा ताकि मैं तुम्हें हट ना कर दूं। मानव की बातों को सुन पंछी पूछ पड़ी, बड़ों को जो चाहिए होता उससे क्या पंछी हट होगी। शौर्य ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो पंछी शौर्य के गले से जा लग बोली, पंछी को हट होना है, अब पंछी हट होने से नहीं रोवेगी। पंछी का जो प्यार था मानव के लिए उसे देख शौर्य उसके बालों को प्यार से सहला बोला, नहीं मैं तुम्हें अभी हट नहीं करना चाहता हूँ, जाओ अपने जगह पर जाकर बैठो, नहीं तो घर जाने में लेट हो जाएगा। ये सुन पंछी उससे दूर हो उसके चेहरे को देखी, फिर अपने जगह पर जा बैठ। उसके अपने जगह पर बैठने से शौर्य कार स्टार्ट कर दिया। वही पंछी उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। तभी वो बोल पड़ी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। ये सुन शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मानव की बातों को सुन पंछी झट से पूछ पड़ी, क्या आप मेरे अलावा कभी किसी से प्यार किए हैं मानव सर। पंछी का ये सवाल सुन शौर्य का हाथ स्टीयरिंग पर मजबूत हो गया। पता नहीं क्यों पर आज मानव के इतने करीब होने से पंछी को ये पूछने का दिल कर रहा था।
वही शौर्य स्टीयरिंग पर अपने हाथ मजबूत कर पंछी की तरफ देखा जो अपने चमकती आंखों से उसे ही देखे जा रही थी अपने जवाब को जानने के लिए। शौर्य गहरी सांस ले बोला, हाँ। शौर्य का जवाब सुन पंछी के चेहरे पर उदासी छा गया। वो अपने चेहरे को उदासी से झुका आगे पूछी, क्या जो बड़ों को चाहिए होता वो उनसे मिला है? पंछी का सवाल सुन शौर्य हैरानी से उसे देखने लगा। उसे नहीं पता पंछी ये सब क्यों पूछ रही है, पर वो जवाब क्या दे। मानव को जवाब न देता सुन पंछी अपने चेहरे को उठाकर उसके तरफ देखी। शौर्य कहना तो झूठ चाहता था पर पंछी की आंखों को देख सच निकल गया। हाँ, पंछी को पता तो नहीं था बड़ों को क्या चाहिए होता पर उसे बुरा बहुत लग रहा था। तभी पंछी बोल पड़ी, तो फिर आप आज उनके साथ क्यों नहीं है? पंछी ने उदासी से भरे आवाज में सवाल किया तो शौर्य कार को साइड में जा रोक कार का विंडो नीचे कर शीशे से बाहर आसमान को दिखाते हुए बोला, जैसे तुम्हारे पापा तारा बन चुके हैं ना, वैसे ही वो भी तारा बन चुकी है। ये सुन पंछी के आंखों से आंसू गिरने लगा। वही शौर्य पंछी को ये बोलने के बाद मुड़ देखा। पंछी को रोता देख वो झट से उसके करीब जा उसके आंखों से बह रहे सारे आंसू पोंछ बोला, पंछी वो मेरा पास था, प्लीज उसे लेकर इतना मत सोचो, मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूँ। तभी पंछी रोते हुए बोली, मुझे बुरा लग रहा है ये जानकर कि आप जिससे प्यार करते थे वो अब आपके साथ नहीं है। आपको बहुत तकलीफ हुआ होगा ना उनके जाने से। ऐसा क्यों होता है मानव सर, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमेशा हमसे दूर चले जाते हैं। पंछी की बातों को सुन उसके आंसू को पोंछ उसे अपने सीने से लगा। अपने मन में ही शौर्य बोला, सभी लड़कियों से बहुत अलग हो तुम लिटिल थिंग। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं किसी और से प्यार करता था, तुम्हें इस बात से फर्क पड़ रहा कि उसके जाने से मुझे कितना तकलीफ हुआ होगा। शौर्य पंछी के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, पंछी रोना बंद करो, मैं अब तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने जिंदगी से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। अपने मानव सर के बात को सुन पंछी शांत हो गई। उसे इस वक्त मानव के बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। वही पंछी के करीब रहने से शौर्य अपने मन में ही बोला, क्या तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए उस वक्त होगा जब तुम्हें पता चलेगा आखिर मैं हूँ कौन? शौर्य ये सोच पूछ पड़ा, पंछी तुम शौर्य से कितना नफरत करती हो? अचानक से पूछे गए मानव सर के इस सवाल पर पंछी उससे दूर हो गुस्से में कठोरता से बोली, बहुत ज्यादा। वो मेरे सामने आता है तो मेरा दिल करता है मैं भी उसे उतना ही दर्द तकलीफ दूं जो मुझे और मम्मा को हुआ है पापा के जाने से। मैं चाहती हूँ वो भी किसी के लिए इतना ज्यादा तड़पे कि उसे अपनी जिंदगी नर्क लगने लगे। पंछी की बातों को सुन शौर्य अपने मन में ही बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे ना रहने से तड़प सकता हूँ। मुझे पता है मेरे असलियत को जानकर तुम्हारा प्यार नफरत में बदल जाएगा और तुम मुझसे हमेशा दूर जाना चाहोगी, पर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा लिटिल थिंग। शौर्य अब अपने लिए और नफरत नहीं देखना चाहता था। पंछी की आंखों में तो वो शीट पर अच्छे से बैठ कार स्टार्ट कर बोला, सीट बेल्ट अच्छे से लगा लो। इतना कह वो कार को रफ्तार से चलाते हुए कुछ ही वक्त में पंछी को उसके घर छोड़ दिया। फिर उसे बाय बोल निकल गया। कार को चलाते वक्त शौर्य पंछी के बातों को ही सोच रहा था और ये सोच रहा था वो ऐसा क्या करे जिससे उसका सच सामने आने के बाद भी पंछी उससे दूर जाने का कभी कोशिश ना करे। रात का 8:30 बज चुका था। कुसुम कैफे बंद कर निकली ही थी कि तभी उसके सामने कार आ रुका। ऐसे अचानक से कार रुका तो कुसुम घबरा सी गई। वो कार के अंदर बैठे इंसान को सुनाने ही वाली थी तभी कार का दरवाजा खुला और कार से बाहर करीबन 40 साल के उम्र का आदमी बाहर आ कुसुम के सामने आ गया। उस आदमी को देख कुसुम ब्लैंक हो गई। उसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। कुसुम उसे अपने घबराए नजर से देखी, फिर अपने हाथ का मुट्ठी बना अपने घबराहट को शांत करते हुए पूछी, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुसुम के सवाल पर आदमी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी बेटी को देखा था, बिल्कुल तारा की तरह लगी तो उसके बारे में डिटेल निकलवाया, तभी पता चला वो तुम्हारी और राकेश की बेटी है। राकेश का नाम लेते वक्त आदमी का चेहरा कठोर हो चुका था। कुसुम ये सुन उसे गुस्से में घूर बिना कुछ कहे जाने लगी। तभी आदमी कुसुम का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, बिल्कुल नहीं बदली हो तुम। आदमी ने इतना ही कहा था कि तभी कुसुम अपने हाथ को झटक गुस्से से उस आदमी को देखी। वही वो आदमी उसे देख अब भी मुस्कुराए ही जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना, कितना अच्छा होता उस वक्त तुम मुझसे शादी कर लेती, आज तुम्हें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ये सुन उसके आंखों में देख कुसुम बोली, अगर तुमसे शादी करती तो कब का अपनी जिंदगी खो चुकी होती, पर राकेश से शादी की हूँ, इसलिए उसके जाने के बाद भी उसके प्यार के एहसास को महसूस कर जी रही हूँ। इतना कह कुसुम ऑटो रुकवा चली गई। वही कुसुम का बात सुन आदमी का चेहरा निराशा से भर गया। वो बस अपने नजरों से कुसुम को जाता हुआ देख अपने कार में जा बैठ गया और उस दिन को याद करने लगा जब उसका पहला मुलाकात हुआ था कुसुम से। शाम के 3 बज रहे थे।
कुसुम अपने कॉलेज से वापस लौटकर आई ही थी कि तभी उसने हॉल में कुछ मेहमान को बैठा हुआ देखा तो कुसुम की माँ उसके बैग को अपने हाथ में ले बोली, बेटा जाओ सभी का आशीर्वाद ले लो। कुसुम को नहीं पता था ये लोग क्यों आए हैं, वो बस वहां जा सभी के पैर छू ली। तभी सामने बैठा लड़का वैभव देशमुख पर कुसुम का नजर गया तो वो अपना चिड़चिड़ा सा चेहरा बना ली, क्योंकि वैभव देशमुख जितना ही अमीर हैंडसम था उतना ही वोमेनाइजर था, और ऐसे लोग कुसुम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तभी मिसेस देशमुख कुसुम को अपने पास बैठने को बोली। कुसुम को समझ आ गया था यहाँ पर सभी क्यों आए होंगे। वो उनके पास बैठने की जगह अपने पिता से सवाल कर बैठी, ये लोग यहाँ मेरे रिश्ते के लिए आए हैं। अपनी बेटी का सवाल सुन उसके पिता नवीन जिंदल ने उसे सख्ती से घूर कर देख बोले, हाँ अब बैठ जाओ। ये सुन कुसुम झुंझलाते हुए बोली, मुझे नहीं करना शादी। आप चाहते क्या है अपने प्रॉफिट के लिए? जैसे आपने दी का पॉलिटिकल मैरिज करवा दिया वैसे ही मेरी भी करवा देंगे। दीदी ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया पर मैं दीदी नहीं हूँ। ये कह वो जाने लगी। वही नवीन गुस्से में अपनी बेटी को देख रहे थे। कुसुम का बात सुन मिस्टर मिसेस देशमुख गुस्से में आ गए। देशमुख परिवार उस वक्त इंडिया के टॉप 3 अमीर परिवार में से एक थे। जब उसने कुसुम का बात सुना तो उठ गुस्से में जाने को थी, तभी वैभव बोल पड़ा, मैं कुसुम से बात करना चाहता हूँ। ये सुन उसके माता पिता उसे घूर कर देखने लगे पर वैभव बहुत जिद्दी था। उसे एक बार जो पसंद आ जाए वो उसे पाकर रहता था और उस वक्त उसे कुसुम बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। वैभव फिर कुसुम से मिलने गया। उसने कुसुम के कमरे का दरवाजा नॉक किया तो कुसुम झुंझलाते हुए बोली, आप लोग मुझे जान से मार दीजिए चलेगा पर मैं उस जैसे वोमेनाइजर से शादी नहीं करूंगी। कुसुम की माँ वैभव को अपने साथ लेकर आई थी। जब उसने अपनी बेटी का बात सुना तो वो वैभव को अपने शर्मिंदगी से भरे नजर से देख माफी मांगी। उसे बहुत अच्छे से पता था अगर वो लोग देशमुख परिवार से दुश्मनी मोल लेते तो उनका जमाया बिजनेस रातों रात बैंकक्रप्ट हो जाएगा। कुसुम की माँ गुस्से में बोली, कुसुम दरवाजा खोलो। अपनी माँ का आवाज सुन कुसुम कमरे का दरवाजा खोल चिल्लाने वाली थी, तभी उसे वैभव का चेहरा दिखा तो वो उसे घृणा से देखी। तभी वैभव मुस्कुराते हुए बोला, आंटी मैं अकेले मैं इससे बात करना चाहता हूँ। ये सुन कुसुम की माँ जा चुकी थी। ये देख कुसुम को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही वैभव कमरे के अंदर आ दरवाजा बंद कर कुसुम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। ये देख कुसुम अपने चिड़चिड़े आवाज में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आता है? किसी लड़की के कमरे में आने से? आएगा भी क्यों, पता नहीं कितनी लड़कियों के कमरे में गए होगे। वैभव गहरी सांस ले बोला, इनफ यार, तुम्हें पता है मुझसे शादी करने के लिए लड़कियां लाइन लगाई हुई है पर मैं हूँ जो तुम्हारे घर आया हूँ। पर तुम हो कि जब से आया हूँ मुझे सुनाए जा रही हो। इतना कह वैभव उसके करीब जाने लगा, जिस कारण कुसुम घबरा चुकी थी। वो अपने कदम पीछे करते हुए दीवार से जा टकराई तो वैभव अपने दोनों हाथ से उसके जाने का रास्ता ब्लॉक कर बोला, इंटरेस्टिंग हो तुम, अगर शादी के लिए हाँ करती हो तो आई प्रॉमिस तुम्हारे लायक बन जाऊंगा। कुसुम उसे खुद से दूर धकेल बोली, तुम जैसे लड़के से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अब मेरे रूम से बाहर निकलो नहीं तो। इतना कह कुसुम रुक गई। तभी उसके चेहरे पर अपने हाथ को सेडिक्टिवली फेरते हुए वैभव पूछा, नहीं तो क्या करोगी? मुझे परेशान करने के जुर्म में तुम्हें जेल भेज दूंगी। कुसुम की बातों पर वैभव जोर जोर से हंसने लगा। कुसुम को भी पता था उसके धमकी देने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ के पुलिस ऑफिसर भी इनके तलवे चाटते हैं। अपने पुराने यादों से बाहर आते ही वैभव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो आज भी कुसुम को बहुत पसंद करता था। वही दूसरी तरफ आज कुसुम को वैभव की वजह से घर आने में लेट हो गया। जब वो घर के अंदर आई तो पंछी सवाल का पुल बांध दी, आप आज लेट क्यों आई? पंछी को आपका कितना चिंता हो रहा था और आपका चेहरा इतना उदासी से भरा क्यों है? किसी ने आपको कुछ कहा है क्या मम्मा? पंछी का सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था तो कुसुम गुस्से में बोल पड़ी, तुम मेरी मम्मा नहीं हो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। सवाल करना बंद करो। अपनी माँ का फटकार सुन पंछी निराशा से अपना चेहरा झुका ली। अपनी बेटी का उदास चेहरा देख कुसुम अपने कान में हौंथ रख प्यार से बोली, सॉरी बच्चा, एक बुरे इंसान की वजह से मम्मा थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। ये सुन पंछी अपने चेहरे को उठा अपनी माँ के कान से हाथ हटा बोली, कौन था मम्मा वो मुझे बताए, मैं सीधा कर दूंगी उसे। ये सुन कुसुम मुस्कुराने लगी। फिर दोनों साथ रात का खाना खाए फिर सो गई। अगले दिन कुसुम नाश्ता बना कैफे के लिए जा चुकी थी। वही पंछी भी अपना नाश्ता कर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल जाने के बाद प्रेयर खत्म कर क्लासेस स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे सारे क्लासेस पार होने लगे। स्कूल का छुट्टी हो गया। सभी बच्चे अपने बस में आ गए। वही पंछी खिड़की साइड बैठे अपने ख्यालों में कहीं गुम थी। तभी कृतिका उसके बगल में बैठ पूछी, क्या सोच रही है तू? कृतिका के आवाज को सुन उसकी तरफ देख पंछी पूछी, तुझे क्या पता है बड़े लोग प्यार में क्या क्या करते हैं? पंछी का सवाल सुन कृतिका के चेहरे पर भी क्वेश्चन मार्क बन गया।
पर कृतिका के नए क्लास में जो फ्रेंड सर्कल बना था उसमें सारी लड़कियां बहुत नॉलेजेबल थी इन सब चीजों में। तभी वो पंछी के कान में धीरे से बोली, शायद सेक्स। ये सुन पंछी पूछ पड़ी, वो करते कैसे है? पंछी का सवाल सुन कृतिका थोड़ी देर सोची, फिर बोली, पता नहीं। दोनों सहेलियां, दोनों में किसी को भी बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जब ये चैप्टर बताया जा रहा था तब दोनों अपने क्लास में गप्पे लड़ाती रहती थी और दोनों के अलावा कोई और इतने क्लोज दोस्त थे नहीं उनके। पंछी उदासी से अपने चेहरे को झुका ली। तभी कृतिका पूछ पड़ी, वैसे तू ये सब क्यों पूछ रही है? बस यूं ही, पंछी ने जवाब दे दिया। फिर वो बोल पड़ी, तुम अपनी नई दोस्तों से इस बारे में पूछना। ये सुन कृतिका झट से बोल पड़ी, बिल्कुल नहीं, वो सब में एटीट्यूड कूट कूट कर भरा है। वो तो कभी कभी बगल में बैठ जाती तो कुछ बातें सुन लिया करती थी, पर मैं पूछने नहीं जाने वाली हूँ। पंछी गहरी सांस ले कृतिका को बस देखने लगी। अब कृतिका के मन में भी जानने का इच्छा जाग चुका था। वो पंछी से झट से बोल पड़ी, क्या अनुज को पता होगा? ये सुन पंछी झट से बोल पड़ी, मेरे स्टॉपेज पर तू भी उतर जा, मेरे घर चल, तू अनुज से फोन पर बात कर लेना, वैसे भी तेरे पास खुद का फोन नहीं है तो तू कैसे पूछ पाएगी? ये सुन कृतिका मुंह बना बोली, यार जले पर नमक मत छिड़क, पता नहीं घर वाले कब मुझे फोन देंगे। ये सुन पंछी मुस्कुरा दी। फिर कुछ वक्त के बाद पंछी का स्टॉपेज आ गया। दोनों सहेलियां उतर गई और कुछ वक्त में पंछी के घर पहुंच गई। पंछी के घर पहुंचने के बाद कृतिका पहले अपने घर फोन कर बोल दी कि वो पंछी के घर आई हुई है, ताकि घर वाले टेंशन ना ले। उसके बाद पंछी अपने कपड़े बदल छुटकू को खाना दे, अपने और कृतिका दोनों के लिए भी खाना लगा दी। तो कृतिका भी फ्रेश होकर आ पंछी के साथ खाने को बैठ गई। दोनों सहेलियों ने साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद पंछी अपनी छुटकू को गोद में ले कृतिका के साथ सोफे पर बैठ गई। कृतिका गहरी सांस भर पंछी की गोद में बैठी छुटकू के सिर को सहलाते हुए कॉल लगाई। अनुज कृतिका के भाई अतुल और अपने कुछ और दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था। जब उसका फोन बजा तो वो अपना फोन निकाल नंबर से कॉल आता देख कॉल उठा, बोला कौन? तभी कृतिका अपने धीमे आवाज में प्यार से बोली, मैं कृतिका। ये सुन अनुज अपने बालों पर हाथ फेर अतुल को देखा, फिर अपने कोल्ड ड्रिंक के बोतल को ले उठ साइड में चला गया और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ही बोला, कृतिका तुम, वैसे ये किसका नंबर है? कृतिका स्पीकर पर ही कर बातें कर रही थी। वो झट से बोल पड़ी, पंछी का। तभी अनुज अपने मन में ही बोला, अच्छा हुआ अतुल ने नंबर नहीं देखा, नहीं तो कुछ गलत समझकर मेरा जान ही ले लेता उसकी पंछी से बात करने के जुर्म में। फिर अनुज मुस्कुराते हुए बोला, ओह कुछ काम था क्या? कृतिका को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे पूछे, वो पूछने में हिचकिचा रही थी। तभी पंछी अपने धीमे आवाज में कृतिका से बोली, कृतिका यार पूछना। पंछी के धीमे से बोले गए शब्द अनुज को सुनाई दे दिया था। वो बोल पड़ा, क्या पूछना है तुम्हें और पंछी को? ये कह वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। तभी कृतिका लंबी सांस भरते हुए पूछ पड़ी, सेक्स कैसे करते हैं? अचानक से ये सुन बेचारे अनुज के मुंह में भरा कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। तभी उसके दोस्तों का ध्यान उस पर गया तो अनुज खांसना बंद कर सभी से थोड़ा और दूर चला गया, जहां उसे उसके दोस्त देख ना सके। फिर बोल पड़ा, कृतिका पागल हो गई हो क्या तुम? क्या पूछ रही हो तुम ये सब? ये सुन पंछी अपने प्यारे से आवाज में बोली, क्या आपको नहीं पता? अनुज अपने माथे को खुजलाते हुए हिचकिचा कर बोला, पता तो है पर मैं बता नहीं सकता हूँ, और तुम दोनों भी सुन लो, किसी दूसरे से पूछने का सोचना भी मत। ये सुन कृतिका बोल पड़ी, आप क्यों नहीं बता रहे हो? तो सभी तो प्यार में करते हैं, पर करते कैसे हैं मुझे ये नहीं पता। अगर आप सच में मुझे पसंद करते हो तो बताने में क्या हो रहा है, कभी ना कभी तो हम दोनों भी सेक्स करेंगे। कृतिका के बातों को सुन अनुज का बोलती बंद हो गया, साथ ही उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। कृतिका को तो कोई आइडिया ही नहीं था वो बोल क्या दी है। अब अनुज को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बताए, और ये दोनों 11th में है और इन्हें ये नहीं पता। ये सोच गहरी सांस ले अनुज अपने धीमे आवाज में बोला, उफ यार, मैं तुम्हें एक साइट का नाम बता रहा हूँ, उसे देख लेना तो समझ आ जाएगा, पर हाँ सिर्फ एक बार उस साइट को तुम दोनों स्टॉप करोगी, ओके? दोनों अच्छी बच्ची की तरह साथ ही बोली, ठीक है। वही अनुज को साइट देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी वो दे दिया। वैसे जानने में कोई बुराई नहीं है, पर देखना सही नहीं, और अनुज के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वो एक्सप्लेन कर सके, इसलिए उसने बस साइट का नाम बता दिया। साइट का नाम बताने के बाद अनुज ने फिर अपने बात को दोहराया, बस एक बार देखोगी तुम दोनों। इतना कह उसने फोन रख दिया। अनुज का चेहरा फोन रखने के बाद भी लाल था। जब वो अपने दोस्तों के पास गया तो सभी उससे पूछने लगे, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है? अनुज उनके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि कृतिका अतुल की बहन थी। भले दोनों अच्छे दोस्त थे, पर जब बात इन सब की आती है तो कहीं ना कहीं दोस्ती में इश्यूज आ ही जाते हैं।
वही दूसरी तरफ फोन रखने के बाद दोनों साथ बोली, आखिर ऐसा क्या है जो एक ही बार देखने बोल रहे हैं। ये कह कृतिका फोन का इंटरनेट ऑन कर गूगल में जा साइट का नाम लिखी, तो उसमें कोई पेज खुलने से पहले ही लिखाया एडल्ट ओनली कर लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट, उसके नीचे आई एम 18+ एंटर। दोनों को ये तो समझ नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों लिखा रहा है। बस कृतिका ने एंटर दबा दिया। उसके बाद बिना कुछ दबाए अचानक से एक वीडियो स्टार्ट हो गया। वीडियो स्टार्ट होते ही कृतिका पंछी ने जब देखा तो कृतिका जल्दी से स्क्रीन ऑफ कर मोबाइल सोफे पर रख पंछी को देखी। जैसा चेहरा कृतिका का बना हुआ था वैसा ही पंछी का भी बना हुआ था। दोनों साथ ही चिल्लाई, छी बेचारी छुटकू। दोनों के चिल्लाने से पंछी के गोद से फुदक का उतर दोनों से दूर जा अपने जगह पर बैठ गई। वही कृतिका उठ बोली, यार इसे सेक्स कहते हैं। छी, मैं अनुज को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी, मैं कैसे उससे ऐसा कुछ पूछ सकती हूँ और बोल सकती हूँ, मुझे तो अब उससे बात करने में भी शर्म आएगा। वही पंछी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था, न ही उसके पास दोबारा हिम्मत बचा था कि वो उस वीडियो को पूरा देख सके। तभी कृतिका फिर बोल पड़ी, तुझे आगे देखना तो तू देख सकती है, मेरे पास हिम्मत ना है, मैं घर जा रही हूँ। पंछी ने अब भी कुछ नहीं कहा। वही कृतिका अपना बैग ले निकल गई और पंछी अपने मन में ही सोचने लगी, ये क्या था, ऐसा लोग क्यों करते हैं, छी। इतना कह वो हैरानी में अब भी बैठी रही। करीबन 20 मिनट बाद पंछी अब भी सोफे पर हैरानी से बैठी थी। तभी उसके कानों में मानव सर का आवाज गूंजा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। ये सुन पंछी झट से मानव की तरफ देख हैरानी से बोली, आप अंदर कैसे आए। ये सुन मानव सोफे पर जा उसके बगल में बैठ बोला, दरवाजा खुला था, अकेले रहती हो और इतना लापरवाही करती हो। ये सुन पंछी बोल पड़ी, वो कृतिका के जाने के बाद मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। कहते वक्त पंछी के आवाज में हिचकिचाहट था, साथ ही उसका चेहरा भी टमाटर की तरह लाल हुआ पड़ा था। मानव अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा। उसे लगा शायद पंछी को फीवर होगा इसलिए उसका चेहरा लाल है। पर जैसे ही वो अपना हाथ बड़ा पंछी के चेहरे को छू देखता, पंछी झट से सोफे से उठ अपने कदम पीछे कर बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कह पंछी झट से भाग गई। वही शौर्य को पंछी का ये रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोफे पर बैठ सोच रहा था। वही पंछी जल्दी से चाय चढ़ा चाय खोलाने लगी। वही सोफे पर बैठा शौर्य पंछी का न्यू फोन देखा तो उसे उठा ऑन किया। जैसे ही उसने ऑन किया उसे प्रॉन वीडियो नजर आया। ये देख उसे पंछी का रिएक्शन समझ आ गया, साथ ही गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जो साइट का नाम लिखा था उसके बारे में उसे कैसे पता चला। तभी पंछी चाय लेकर आगे बढ़ आई तो देखी मानव उसके फोन को पकड़ा हुआ है। उसे याद आया वो तो साइट क्लोज करना भूल ही गई थी। उसने झट से चाय को टेबल पर रख फिर अपने हाथ को आगे बढ़ा, फोन को मानव के हाथ से छीन स्क्रीन ऑफ कर अपने हाथ पीछे कर ली। वही मानव सर उसे घूर कर देख सकती से पूछा, ये साइट का नाम तुम्हें किसने बताया है। पंछी डरते हुए बोली, अनुज ने। शौर्य को याद नहीं आ रहा था ये अनुज कौन है, तो वो पूछ पड़ा, ये कौन है और इसने ये क्यों बताया। तभी पंछी मानव के बढ़ते गुस्से को देख झट से बोल पड़ी, कृतिका का बॉयफ्रेंड, वो अनुज का कोई गलती नहीं है, वो तो कुछ बताना ही नहीं चाहता था, मैं और कृतिका ही उससे जिद करने लगे, मैं बस जानना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था। ये कह पंछी ने अपने चेहरे को झुका लिया। जैसे ही उसे वीडियो का सीन याद आया उसका चेहरा फिर टमाटर की तरह लाल हो गया। तभी शौर्य उसका हाथ पकड़ अपने गोद में खींच लिया, जिस कारण पंछी का दिल जोरों से धड़कने लगा। शौर्य उसके चेहरे पर अपने उंगली को सेडिक्टिवली फेरते हुए बोला, तो क्या फील हुआ देखकर तुम्हें। पंछी ये सवाल सुन अपने मानव सर के आंखों में देखने लगी। वही मानव उसके होंठों के करीब जैसे ही गया पंछी उसे खुद से दूर कर हकलाते हुए बोली, सा सर चाय ठा ठंडा हो जाएगा। पंछी के घबराहट को देख शौर्य उसे अपने गोद में ही पकड़े चाय का कप उठा, चाय की सिप लेने लगा। वही पंछी को शौर्य के गोद में बैठे रहने पर बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये चीज शौर्य नोटिस कर रहा था। तभी वो एक ही घूंट में पूरा चाय खत्म कर पंछी की तरफ देखा। मानव सर को अपने तरफ देखता पा पंछी अपने घबराए नजर से देखी। तभी शौर्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से बोला, पंछी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करने वाला हूँ। ये सुन पंछी थोड़ा रिलैक्स फील की। तभी शौर्य आगे कठोरता से बोला, पर दोबारा सेक्स से रिलेटेड किसी लड़के से बात मत करना, मेरे अलावा, गोट इट। मानव सर के बात को सुन पंछी सिर हाँ में हिला, अपने मन में ही बोली, अब तो मैं खुद से भी कभी ना पूछूं। वही पंछी को इस बारे में अब भी सोचता देख शौर्य उसके होंठों पर अपने होंठ को रख उसे प्यार से चूमने लगा। तो पंछी भी वो सब भूल शौर्य के किस को महसूस करने लगी। फिर शौर्य उसे किस करना बंद कर पूछा, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है ना। पंछी ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। तो शौर्य उसके माथे को प्यार से चूम बोला, उस दिन तुम्हारा पूरा वक्त मेरा होना चाहिए।
ये सुन पंछी झट से बोल पड़ी, पर ये कैसे हो सकता है मम्मा, कृतिका। इतना ही पंछी बोली ही थी कि तभी शौर्य उसके होंठों पर अपने उंगली को रख उसे शांत करते हुए अपने सेडिक्टिव आवाज में बोला, मैंने तुम्हारा रात नहीं मांगा है, बस पूरा दिन। पंछी ने आगे कुछ नहीं कहा। पंछी का चेहरा अब भी लाल था। ये देख शौर्य उसके गालों पर अपने हाथ को फेरने लगा तो पंछी उसके हाथ को पकड़ उसे सहलाने से रोकते हुए पूछी, सर वो क्यों करते हैं। पंछी के सवाल पर शौर्य उसे सवालिया नजर से देखते हुए पूछा, क्या वो क्यों करते हैं। पंछी को तो अब वो शब्द बोलने में भी शर्मा रहा था। वो हिचकिचाते हुए अपने धीमे आवाज में बोली, से सेक्स। पंछी को ये वर्ड बोलते हुए शर्माता देख शौर्य के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, 3 वजह है। कौन कौन सा। पंछी ने झट से सवाल किया तो शौर्य मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, प्यार, जरूरत, बच्चा। शौर्य का जवाब सुन अब भी पंछी के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क था। शौर्य ये देख आगे बोल पड़ा, पंछी, हम जिससे प्यार करते हैं उसे हम अपना बनाना चाहते हैं और ये एक जरिया है बस जिससे हम उसे अपना बना सकते हैं। और ये एक तरह से इंसान का जरूरत भी है, क्योंकि इंसान एक बार उसे कर ले तो उसे बार बार करने को दिल करता है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान का जरूरत भी बन जाता है। और आखिरी इसे करने से हम लोग आगे के जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। अब ये कैसे बढ़ा सकते हैं इसका डिटेल मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। जब तुम मेच्योर हो जाओगी तो मैं जरूर बताऊंगा। पंछी गहरी सांस ले आगे पूछी, क्या इसे करने से दर्द होता है। एक तो पंछी उसके इतने करीब थी, ऊपर से पंछी उससे ये सब पूछे जा रही थी। बेचारा शौर्य उसे अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, पर फिर भी वो अपने मन को कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, शुरुआत में बहुत होता है पर बाद में अच्छा लगता है। उस गाने की धुन की तरह प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। अब पंछी और कोई सवाल ना करे इसलिए शौर्य उसे सोफे पर बैठा बोला, वीडियो बंद कर लेना और हाँ, इसे देखने का दोबारा जरूरत नहीं है, जो भी सवाल हो मेरे पास आ जाना। इतना कह शौर्य उठ पंछी के माथे को प्यार से चूम बाय बोल चला गया। वही दूसरी तरफ कृतिका अपने कमरे में कंप्यूटर ओपन कर बैठी पानी पानी हुए जा रही थी। उसके दिमाग में अब तक वही चल रहा था। ये पहली बार देखने का असर हो रहा था पंछी और कृतिका पर। तभी कृतिका का फेसबुक, जो हमेशा उसके कंप्यूटर में ऑन ही रहता, उसमें मैसेज आया। अनुज का नाम देख कृतिका का हिम्मत नहीं हो रहा था कि उसके मैसेज को खोल वो देखे। वही ऑनलाइन शो होने के बाद भी कृतिका का कोई रिप्लाई ना आता देख अनुज उसे फिर मैसेज करने लगा। तो आखिर में कृतिका अपना फेसबुक खोल मैसेज पर जा अनुज का मैसेज सीन कर दी, हाय कृतिका, क्या तुमने वीडियो देखा, क्या हुआ कृतिका, कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। कृतिका ने हाय लिखा पर फिर मिटा दी, फिर हाय लिखी, फिर सेंड करने की जगह सोचने लगी। वही अनुज इतने देर से बस टाइपिंग लिखा हुए देख थोड़ा इरिटेट हो फिर मैसेज करने ही वाला था कि तभी कृतिका का मैसेज आ गया, हाय। अनुज को समझ आ रहा था कृतिका ऑकवर्ड फील कर रही होगी। उसे नॉर्मल करने के लिए अनुज टाइप किया, ज्यादा मत सोचो। ये मैसेज पढ़ कृतिका मैसेज लिख सेंड की, सॉरी। किस लिए। अनुज का तुरंत मैसेज आ गया। वही कृतिका को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। कृतिका को मैसेज सीन कर कोई रिप्लाई ना देता देख अनुज मैसेज किया, कल स्कूल के बाद वही कैफे आ जाना, बाय, कल मिलकर बात करते हैं। अनुज को पता था अभी ऐसे मैसेज में वो उसे कुछ भी कहेगा तो कृतिका को और अजीब लगता जाएगा और शायद वो रात भर सो भी ना पाए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। कुसुम कैफे बंद कर जैसे ही पीछे मुड़ी वैभव को देख चौक अपने कदम पीछे कर दरवाजे से चिपक गई। तभी वैभव मुस्कुराते हुए बोला, उफ, तुम्हें डर भी लगता है, मैंने पहली बार देखा है तुम्हें डरते हुए। कुसुम गुस्से में झुंझलाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर कुछ भी करने का कोशिश किए तो के बाद हमेशा की तरह कुसुम शांत हो गई। तभी वैभव मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा कांटा तो मैं ही क्यों अटक जाता है। ये सुन कुसुम कोई जवाब ना दे साइड से निकल जाने को थी, तभी वैभव उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोला, कुसुम, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, बस कुछ कहना था। कुसुम अपने हाथ को झटक गुस्से में उसे देखते हुए बोली, क्या। वैभव कुछ देर खड़ा रह कुसुम की तरह देखा, फिर उदासी से भरे आवाज में बोल पड़ा, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये सुन कुसुम हैरान थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगा। इतने साल हो गए उसने अपनी बहन, अपने घर वाले किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया था। कुसुम को रोता देख वैभव आगे बोल पड़ा, कुसुम, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन या उसकी बेटी के बारे में नहीं बताने आया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारी बेटी बस सेव रहे। तुम्हें तो पता ही है मैं और तुम्हारे जीजू आकाश एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। आकाश का बिजनेस खराब चलने लगा था तो वो किसी माफिया ग्रुप से बहुत बड़ा अमाउंट लिया था जिसे वो चुका नहीं पाया, जिस कारण वो अपनी ही बेटी को उनके पास बेच दिया। कुसुम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
वो हैरान थी ये जानकर, उसे पता था उसके जीजू बहुत घटिया इंसान है, पर वो अपनी ही बेटी को बेच देंगे इसका उम्मीद कुसुम को नहीं था। वो इससे उभर कर कुछ पूछ पाती इससे पहले ही वैभव आगे बोल पड़ा, पर वो किसी तरह भाग गई थी, जिसे वो लोग अब भी ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर जब मैंने पंछी को देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है। पर वो बच्ची लग रही थी, साथ ही तारा की तरह मुझे मैच्योर भी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उसका डिटेल निकलवाया था, तभी पता चला वो तुम्हारी बेटी है। तुम और तुम्हारी बहन बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, वैसे ही तारा और पंछी भी एक जैसी दिखती है। पर कुसुम, मैं नहीं चाहता तारा समझकर वो लोग पंछी को हार्म करे। कुसुम को समझ ही नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। अपने हस्बैंड को खो चुकी है, अब अपनी बच्ची को वो खो नहीं सकती है। तभी वैभव आगे बोला, कुसुम, राकेश मर चुका है। मैंने भी कभी शादी नहीं किया। तुम मेरा हाथ क्यों नहीं थाम लेती हो? मैं वादा करता हूँ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा हर मुश्किल से बचाकर रखूंगा। ये सुन कुसुम उसके तरफ देखी, फिर सख्ती से बोली, सॉरी, वैसे भी वो लोग मुंबई में तारा को ढूंढ रहे होंगे और हम कोलकाता में रहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई तारा समझकर पंछी को हार्म कर पाएगा। मुझे बस तारा का चिंता है, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। अपनी बहन को तो अपने पिता के कारण खो दी हूँ, पर तारा को नहीं खोना चाहती हूँ। आज मेरी बहन मेरे पास होती, अगर पापा उसकी शादी ऐसे घटिया इंसान से नहीं करवाते तो। इतना कह कुसुम जाने लगी। वही वैभव आज भी उसे अपने नजर से बस जाता हुआ देखने लगा। वो जितना भी कोशिश कर ले, कुसुम कभी उसे हाँ नहीं कहेगी। कुसुम को हर अमीर आदमी एक जैसा ही लगता था। उसने अपनी बहन को पल पल तकलीफ में मरते हुए देखा था, जिस कारण उसे अमीर आदमी से नफरत हो गया था। हाँ, वैभव भी उन अमीर आदमियों में से ही एक था, पर कुसुम के लिए वो खुद को बहुत बदल चुका था। पर फिर भी कुसुम कभी उस पर भरोसा नहीं की। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।